क्लास 9 वेलकम यू ऑल इन दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में आप लोगों को एक्सप्लोरेशन बुक क्लास 9 का चैप्टर 1 एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस को मैं समझाने वाला हूं बहुत ही इजी तरीके से। हाँ, ये हो सकता है कि आपने इस चैप्टर को पहले भी कहीं से पढ़ रखा होगा, पर आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ना, ये सबसे एक अलग तरीका है और एक ऐसा तरीका है जिसको पढ़ने के बाद ये 100% गारंटी मैं देता हूं कि आपको ना जो भी कंफ्यूजन बचा कुचा रहेगा इस नए बुक के आने के बाद वो भी नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोगों को ना लास्ट तक देखना है और इस वीडियो में अगर ये हेल्पफुल चीज ना लगे तो सबसे पहले आपको काम करना है कि 10 मिनट तक 2x के स्पीड में या 1.5x के स्पीड में इस वीडियो को आप लोग देखें। फिर अगर 10 मिनट तक ये वीडियो समझ नहीं आता है या मजा नहीं आता है तो वीडियो को स्किप कर दे और नेगेटिव कमेंट करके यहाँ से आप चले जाए। बाकी मैं तो अपना बेस्ट देने वाला हूँ और ये बेस्ट वर्जन होने वाला है क्लास 9 एक्सप्लोरेशन चैप्टर 1 का एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। अगर ये मैं वीडियो एक ही पार्ट में दे रहा हूँ तो ये एक वन शॉट रहेगा, नहीं तो हो सकता है कि मैं इस वीडियो को 2 से 3 पार्ट्स में दे दूं और बाद में फिर इसको कंबाइन करके एक जगह ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर इसके पीडीएफ नोट्स, ये डिजिटल नोट्स डायरेक्ट अगर चाहते हैं कि ये स्लाइड्स में ही आपको दे दूं तो आपको इसके लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा, तो ये वीडियो का स्लाइड मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा था क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो था, पर आने वाली वीडियो में इतना इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टली हम अपनी मेन पॉइंट ऑफ व्यू जहां पर हमारा चैप्टर का एम है वहां पर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज सेकेंडरी साइंस अबाउट। आखिर ये सेकेंडरी साइंस है क्या? पता है, जब तुम मिडिल स्टेज में थे ना, तब साइंस ने तुम्हें क्यूरियस रहना सिखाया था, दुनिया को क्लोजली देखना, सवाल को पूछना और समझना कि चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। यार, साइंस वो चीज है ना जहां से हम कोई चीज को वॉन्डर करते हैं, कोई चीज को फील करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट से कैसे कोई चीज ग्रो कर जाता है, हम वो सब चीज सीखते हैं। पहले हम मिडिल स्कूल में जब हम क्लास 8 तक थे वहां तक हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में सीखा था, पर अब जब क्लास 9th में आ गए हैं तो यहाँ हम समझेंगे साइंस को और डीप में जाके समझेंगे कि आखिर पहले जो हम क्या से काम चला लेते थे कि ये क्या होता है, पर अब हमें ये भी समझना होगा कि ये कैसे होता है और आखिर क्यों होता है। सेकेंडरी स्टेज का फोकस जो है ना वो डीप एक्सप्लोरेशन पे है और यही एक्सप्लोरेशन के कारण इस बुक का नाम ही है एक्सप्लोरेशन। साइंस ना सिर्फ फैक्ट्स को याद करना नहीं है, ये समझना है कि ऑब्जर्वेशन जो है ना वो कैसे मेजरमेंट में बदल सकती है, पैटर्न्स को सिंबल और इक्वेशन से हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बड़े से बड़े भारी चीजों को हम कैसे छोटे छोटे मॉडल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं, आइडियाज को टेस्ट कैसे करते हैं और जरूरत पड़ने पर हम उसे रिवाइज या फिर डिस्कार्ड कैसे कर देते हैं। ये सब सारी चीजें ये साइंस के अंदर आती है। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी नो बट ऑल्सो अबाउट हाउ वी नो इट। कैसे हम जानते हैं कोई चीज को, सिर्फ फैक्ट से नहीं, हमें प्रोसेस भी समझनी पड़ती है कि वो प्रोसेस आखिर कैसे काम करता है। वही सब चीज के बारे में ना हम पढ़ने वाले हैं। इस टेक्स्ट बुक का नाम एक्सप्लोरेशन है, इसका मतलब है हम और केयरफुली देखेंगे और केयरफुली सोचेंगे, हम जानेंगे कि साइंटिफिक आइडियाज हमें नेचर, टेक्नोलॉजी और अपनी जगह समझने में कैसे मदद करती है। मैग्नीफाइंग ग्लास प्लस कंपास। इस टेक्स्ट बुक में क्या है ना कि मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब बताया गया है। हम एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई पैटर्न को ना थोड़ा सा नोटिस करते हैं, वो चीजें देखना जो नॉर्मली मिस हो जाती है इंसानों से, उसको हम बोलते हैं जूमिंग। जैसे जूमिंग करते हैं कोई चीज को ना, मैग्नीफाइंग करना, कोई चीज जो हम अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो हो गया। कंपास का मतलब होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना, सही सवाल पूछना, सही मॉडल्स को चूज करना और अपने आइडियाज को लिमिट्स तक जाना, उसे हम कंपास बोलते हैं। हमें अपना जो कोई हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, हमारे पास एक डायरेक्शन होना चाहिए, हमारे पास एक कंक्लूजन होना चाहिए उस एक्सपेरिमेंट को लेकर कि आखिर हमने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया और उसमें हमने क्या समझा। उसी को हम यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास प्लस कंपास के रूप में समझाया गया है। केयर और पर्पस के साथ दुनिया को समझाने की कोशिश करना वही होता है। मॉडल्स, देखिए नेचर को ना सिंप्लीफाई करते हैं, दुनिया ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है,
हर चीज को एक साथ फुली समझना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है। तो साइंस एक स्मार्ट ट्रिक यूज करती है मॉडल्स को बनाना। मॉडल एक सिंप्लीफाइड वर्जन है एक रियल सिस्टम का, जो सिर्फ उस चीज पर फोकस करता है जो उस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी डिटेल्स को इग्नोर करता है। वो उस चीज पर ही फोकस करेगा जो उसके लिए ज्यादा वैल्यूबल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी का अदर चीज उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको वो वहां से इग्नोर कर देगा। इसी को हम बोलते हैं मॉडल्स। कोई भी बड़ी से बड़ी चीजों को बहुत ही आसानी तरीके से समझना। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मॉडल अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर फिजिक्स का बात करें तो इसमें हम मॉडल क्या लेंगे। जैसे कि फिजिक्स में एक गाड़ी चल रहा है, उसको एक हम सिंगल पॉइंट मान लेंगे। केमिस्ट्री के अंदर एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स के जो स्फीयर होते हैं ना, और बॉन्ड्स के रूप में हम ड्रॉ करते हैं, ताकि हम समझते हैं कि भाई अगर ये हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन को हम ऐसे करके उसका सिंबल बना देंगे, भाई इसको हम हाइड्रोजन मान लेंगे। ऐसे ही हर एक बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए आसान तरीके से हम कुछ पैटर्न कुछ सिंबल्स ड्रॉ कर देते हैं, ताकि वो चीज को समझना आसान हो जाए। बायोलॉजी के अंदर सेल्स को डायग्राम से दिखाते हैं। कोई सेल्स हमें नहीं पता है माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम समझने के लिए हम एक उसका रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को देख के हम समझ जाएंगे कि ये पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जा रहा है। अर्थ के साइंस में अर्थ को एक स्मूथ स्फीयर ट्रीट किया जाता है डिस्टिंक्ट रीजन के साथ। जैसे कि हम अर्थ कैसे, हमें तो नहीं पता है भाई, अर्थ को हम जाएंगे देखने के लिए, ऊपर से हम देख नहीं सकते, पर अर्थ में ये गोला स्फीयर जैसा है, इस पे बहुत सारा डिजाइन बना हुआ है, तो उससे हम अपने आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाटर रीजन है, ये लैंड रीजन है। तो ये एक मॉडल है कोई भी चीज को समझने के लिए। मॉडल्स बनाने में ना डिलिबरेटली कुछ डिटेल्स को इग्नोर करना पड़ता है। ये मिस्टेक्स नहीं है, ये पर्पसफुल सिंप्लीफिकेशन है, ताकि हम आंसर ढूंढ सके। अर्थ में कितना हम हर डिटेलिंग को ऐड नहीं कर सकते, उसमें बस हम वही डिटेलिंग रखेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, हम बस उसी को रखेंगे। अब जैसे कि हम क्या इग्नोरिंग डिटेल्स हम इग्नोर कर सकते हैं, क्या काम का चीज रख सकते हैं, इसको मैं आपको बुक के एग्जांपल 1 के थ्रू समझाता हूँ। जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज गिरता है तो एयर रेजिस्टेंस को ना हम इग्नोर कर सकते हैं, सिर्फ ग्रेविटी का बेसिक इफेक्ट समझने के लिए। अगर हमें कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से नीचे गिरा है, तो हमें ग्रेविटेशन अगर समझना है तो हम वहां का एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे और बस वहां पर ग्रेविटी के ऊपर फोकस करेंगे, ताकि इससे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमें आसानी होगा। सेम एग्जाम्पल 2 हार्ट और ब्लड से रिलेटेड है, आप अपने साइंस बुक में देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट किया है, ताकि एनसीईआरटी के बोर्डिंग लाइंस को यहां पर हिंदी भाषा में बहुत ही अच्छे से समझा जा सके। तो जब हमने समझना चाहते हैं कि हार्ट ब्लड कैसे पंप करता है, दिल कैसे ब्लड को पंप करता है, तो इंडिविजुअल सेल्स को हम इग्नोर करेंगे वहां पर, और ऑर्गन को एक वर्किंग सिस्टम की तरह देखते हैं। मतलब बाकी चीजों को इग्नोर कर देंगे और वहां पर एक ऑर्गन को स्पेसिफिकली देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। एग्जाम्पल 1.1 क्रिकेट के शॉर्ट मॉडल को देखो। सोचो एक क्रिकेट बॉल हिट हो रही है 6 के लिए, छक्का मार रहे हैं, और तुम एक सिंपल मॉडल बनाना चाहते हो, तो क्या तुम उसमें इंक्लूड करोगे और क्या तुम उसमें इग्नोर करोगे। इंक्लूड करेंगे भाई, छक्का अगर बॉल जा रहा है तो बॉल का मास क्या होगा, बॉल का स्पीड क्या होगा, डायरेक्शन जिसमें हम हिट कर रहे हैं वो क्या होगा। ये सब मैटर करता है भाई बाउंड्री क्रॉस कराने के लिए। अगर हमको बाउंड्री के उस पार भेजना है तो बॉल की स्पीड में दम रखना पड़ेगा, बैट से जोर से मारना पड़ेगा, हमें उस डायरेक्शन में मारना पड़ेगा जहां से इजी छक्का चली जाए। और वहां पर हम क्या इग्नोर कर सकते हैं, वहां पर हम इग्नोर कर सकते हैं बैट का ब्रांड। डिपेंड नहीं करता है बैट का ब्रांड क्या है, बॉल का कलर क्या है, फील्ड का ग्रास का अमाउंट क्या है। ये चीजें 6 मारने में कोई भी मतलब जरूरी वाली चीज नहीं है, ये सब इग्नोर कर सकते हैं इस चीज को। तो यहीं से हम सीखे कि कोई मॉडल को बनाने में क्या चीज को हम इंक्लूड करेंगे और क्या चीज को हम एक्सक्लूड करेंगे। एक चीज आपको बता दें कि एयर रेजिस्टेंस, बॉल का स्पिन, सीम का थ्रेड्स के इफेक्ट्स छोटे हैं, एक सिंपल मॉडल में इग्नोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉडल में बाद में हम ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी 1.1 इसमें एक है कि सपोज करो कि तुम अपने स्कूल से घर तक साइकिल चलाते हो, ठीक है। तुम मॉडल बनाना चाहते हो यार कि घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। सोचो क्या डिटेल्स रखोगे और क्या डिटेल्स इग्नोर करोगे, और क्यों कुछ इग्नोर करना हेल्पफुल होता है। हम
घर से अगर स्कूल जा रहे हैं तो वहां पर हम डिटेल्स ऐड करेंगे कि ट्रैफिक सिग्नल्स था, रोड का टाइप देखेंगे, हिल्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। साइकिल का कलर, बैग, वेट, ये सब शायद हम इग्नोर कर सकते हैं, ये सब कोई जरूरी चीज नहीं है, वही समझना है। एक साइंटिस्ट हैं मेघनाद साहा, फिजिसिस्ट मेघनाथ साहा ने तारों की लाइट स्टडी की। कम स्टडी किया, उन्होंने हर एटम, हर रिएक्शन, हर मूवमेंट मॉडल करने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड इसके अलावा उन्होंने तारे के मैटर को हॉट गैस माना, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इग्नोर की और सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर और आयंस पर फोकस किया। इस सिंप्लीफिकेशन ने उन्हें एक्सप्लेन करने दिया कि तारों का कलर उनके टेम्परेचर से डीपली कनेक्टेड क्यों है। देखो भाई साहब, ये मेघनाथ साहा ने अर्थ के तारों के ऊपर तो बहुत सारी चीजें देखती हैं हम तो अगर हम स्काई में देखें तो स्काई में बहुत सारी चीजें हैं, पर उन सब चीजों को मेघनाथ साहा ने इग्नोर किया और उन्होंने बस टेम्परेचर, प्रेशर और उसके आयंस पे फोकस किया और इसके मदद से उन्होंने तारों का कलर को बता दिया कि भाई वो टेम्परेचर से बहुत ही कनेक्ट है, जैसा टेम्परेचर रहेगा वैसे तारों का कलर रहेगा। ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे इग्नोरिंग डिटेल्स एक्चुअली डिस्कवरी करी जा सकती है। साइंटिफिक लैंग्वेज और प्रिसाइज और क्लियर चीज समझते हैं, ठीक है। जब तुम साइंस को एक्सप्लोर करते हो ना, तुम्हें पता चलेगा कि साइंस एक बहुत ही केयरफुल और प्रिसाइज लैंग्वेज यूज करती है। सिंपल में अगर हम समझें तो डेली लाइफ में हम जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, जैसे फोर्स हो गया, वर्क हो गया, सेल हो गया, रिएक्शन हो गया, इनके साइंस में कुछ स्पेसिफिक और एग्जैक्ट मीनिंग्स है। ये मीनिंग इसलिए स्पेसिफिक है क्योंकि साइंटिफिक आइडियाज क्लियरली और बिना कोई डिस्टरबेंस के कम्युनिकेट होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन वहां नहीं रहना चाहिए। इसलिए फोर्स का, वर्क का, सेल का हर जगह सेम एक्सप्लेनेशन होता है, साइंटिफिक चीज होता है। इस देश में भी, इंडिया में भी वही इसका मतलब रहेगा फोर्स का मतलब, और जापान में भी इसका वही मतलब रहेगा और अमेरिका में भी इसका सेम मतलब रहेगा। साइंटिस्ट एक शेयर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब कर सके, रिजल्ट को कंपेयर कर सके और आइडियाज एक दूसरे से शेयर कर सके, इसलिए साइंस एक कॉमन लैंग्वेज यूज करता है यार, जो मेरे लिए भी बराबर हो, आपके लिए भी बराबर हो, दूसरे कंट्री के लिए बराबर हो, हर कंट्री के लिए बराबर हो, साइंटिफिक हो। स्पेसिफिक टर्म्स जैसे कि मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया और इट इज बहुत सारी चीजें होती हैं। सिंबल्स, मास को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी को वी से, फोर्स को एफ से, करंट को आई से। यूनिट्स, हर क्वांटिटी एक डिफाइंड यूनिट की होती है। ये सब सारी चीजें इंडिया में भी वही है, न्यूजीलैंड में भी वही है और अमेरिका में भी वही है और दूसरे कंट्री में भी सेम यही है। मैथमेटिक्स, साइंस के लैंग्वेज में मैथमेटिक्स, साइंस चीजें और प्रिसाइज बनाने के लिए ना मैथमेटिक्स का सहारा लेती है। अगर साइंस को और इजी बनाना है तो हम मैथमेटिक्स के टर्म्स देखते हैं, इक्वेशन वगैरह देखते हैं। इसे रिलेशनशिप दो क्वांटिटीज के बीच में क्लियरली एक्सप्रेस करना हो ना, तो वहां पर मैथ्स का यूज करते हैं। सिंपल में अगर हम समझे तो मैथ्स साइंस में एक हर्डल नहीं है यार, एक परेशानी नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो सोचने का तरीका अलग कर देता है। मैथ्स के तरह का अगर हम यूज करते हैं ना साइंस में, तो एक क्वेश्चन को समझने का तरीका अलग हो जाता है। एक इक्वेशन सिर्फ कैलकुलेशन से ही नहीं, ये कंपैक्ट स्टेटमेंट और जो बताती है कि चीजें कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, वहां पर मैथ्स का यूज होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो मैथ्स साइंस में ये कहाँ कहाँ यूज होती है, जैसे कि मैंने बताया ना, इस पीडीएफ को मैंने बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया है, ताकि जब ये पीडीएफ आप भी पढ़ोगे ना तो आपको फील होगा यार मैंने क्लास में ये सब पढ़ा था, और प्रॉपर जल्दी जल्दी आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मोशन, डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी यूज करके हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यार कि ऑब्जेक्ट बाद में कहाँ होगा। अभी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो 5 मिनट बाद ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, हम मोशन के थ्रू यूज कर सकते हैं। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस का रेट्स मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया जा सकता है। बायोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ के पैटर्न्स जो होते हैं ना, मैथमेटिकली एक्सप्रेस होता है। एनर्जी, किसी सिस्टम में एनर्जी चेंजेस को इक्वेशन से ट्रैक कर सकते हैं हम भाई। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम मैथ्स के थ्रू समझते हैं। सीक्रेट ऑफ मैथ्स एंड साइंस, किसी को बोलना मत यार। और अभी तक ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक लाइक ना तुम्हारे बड़े भाई का एक सपोर्ट है। एक ऐसा चेन हमें बनाना है ना जो रिवीजन करने में ना ये साइंस को बहुत ही आसानी हो जाए। और इस बार जो क्लास 9 का जो साइंस है ना, एक्सप्लोरेशन, बहुत ही सर का दर्द है, बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सीक्रेट ऑफ मैथ्स इन साइंस, मैथ्स याद करना नहीं है,
सिचुएशन समझना है, रिलेवेंट क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करना है और फिर मैथमेटिकल रिलेशन से केयरफुली रीजन करना है भाई क्यों हुआ। इक्वेशंस ना हमें भारी भारी लगता है ना, जैसे हम आगे पढ़ोगे ना v इज इक्वल टू u प्लस 8, ये इक्वेशंस यार बड़ा नहीं है, ये हमें हेल्प करता है डिस्टेंस को फाइंड करने में, कोई भी चीज के ऊपर से नीचे तक क्या क्या आएगा हर चीज को समझने में। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट c क्यों कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को जैसे कि हम c से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा ही क्यों। देखो साइंटिफिक सिंबल्स हिस्ट्री से आते हैं और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पर बेस्ड होता है, ये ऐसा नहीं है कि हमने सी मान लिया तो भाई साहब हमारे मर्जी के अकॉर्डिंग ये सी आ गया, ऐसा नहीं है। ये जो है ना ये हर देश का इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होता है, फिर उसके कन्वीनियंस के बेसिस पे उसको बनाया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट का सिंबल हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये लैटिन वर्ड सेले रिटास से आया है, इसलिए इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका मतलब है स्पीड। आज स्पीड ऑफ लाइट एक फिजिकल कांस्टेंट है जिसका एग्जैक्टली ये मतलब होता है, ये टर्म को आपको याद रखना है, सी बराबर 299,792,458 मीटर पर सेकेंड, ये टर्म को आपको ना याद रखना है। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों जरूरी है, देखो आपने देखा होगा ना कि हम अगर कोई दुकान में सामान खरीदते हैं ना तो किलो के भाव में क्यों लेते हैं, और कोई लिक्विड वाला सामान लेते हैं ना तो लीटर के भाव में क्यों लेते हैं। दूध हम किलो में क्यों ना ले लें और सब्जी हम लीटर में क्यों ना ले लें, ऐसा क्यों होता है। देखो 1 किलोग्राम का मतलब हर जगह सेम होना चाहिए। जब तुम मार्केट से चावल या सब्जी खरीदते हो ना तो तुम एक्सपेक्ट करते हो कि 1 किलोग्राम हर जगह ना यार सेम ही हो, कहीं पे ज्यादा या कहीं पे कम ना हो। सोचो कितना कंफ्यूजन होगा अगर अलग अलग जगह वेट्स होते। हमने यहाँ देखा कि जैसे बहुत सारे दुकान वाले धांधली कर देते हैं, ऐसा अगर हो जाए। देखो मेजरमेंट ना एग्रीड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये मेजरमेंट वाला जो कंसेप्ट है ना ये हर एक देश से एग्रीमेंट बनाने के बाद ये क्लियर किया गया है, लोकल ऑब्जेक्ट्स या ओपिनियंस पर नहीं होता है। स्टैंडर्ड यूनिट्स अलाउ करते हैं कि साइंटिफिक रिजल्ट्स कंपेयर हो सके और डेली लाइफ में फेयरनेस रहे, सब जगह इक्वेलिटी रहे। एक मैं रियल इंसिडेंट बताता हूँ, आपके एग्जांपल्स में भी दिया है। एयरप्लेन फ्यूल मिसकैलकुलेशन, एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट मिड फ्लाइट में फ्यूल से बाहर हो गया, ठीक है, सिर्फ यूनिट्स की वजह से मिक्सअप हुआ। फ्लाइट को 22,300 किलो फ्यूल चाहिए था लेकिन ग्राउंड क्रू ने डेंसिटी पॉन्ड्स पर लीटर में यूज की इंस्टेड ऑफ किलोग्राम्स। उसने क्या किया, मुझे चाहिए था 22,300 किलो फ्यूल, फॉर एग्जांपल लीटर में होता है ना, चलो किलो में चाहिए होता है, उसने क्या किया 22,300 पाउंड्स में ले लिया। और दोस्तों ये जो पाउंड्स होता है ना वो आधा किलो से भी कम होता है। सोचो हमें चाहिए 1 लीटर पेट्रोल और उसके बदले उसने ले लिया 1 पाउंड, मतलब 400 ग्राम ही ले लिया। कितना मतलब क्या होगा उस टाइम पे, फ्लाइट का क्या हुआ होगा। एयरक्राफ्ट अप्रोक्सीमेटली 15,000 लीटर फ्यूल से ना शॉर्ट कर गया। अनफॉर्चुनेटली पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग कर दी, एयरक्राफ्ट डैमेज हुआ लेकिन कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई, कोई डर का बात नहीं रहा, पायलट ने लैंडिंग कर लिया। पर सोचो कितना मतलब दिक्कत हुआ होगा। पाउंड्स और किलोग्राम बहुत ही डिफरेंस होते हैं, इसलिए यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन जरूरी है, स्टैंडर्ड यूनिट्स जरूरी है, हर जगह एसआई सेम होना चाहिए ताकि कोई भी एरर से दिक्कत ना आए। अब हम समझते हैं लॉज क्या होता है, थ्योरी क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होता है। जब ऑब्जर्वेशन रिपीट होते हैं ना तो मेजरमेंट्स रिफाइन होती है, आइडियाज एक्सपेरिमेंट से टेस्ट होते हैं। हम दुनिया को एक सिस्टमेटिक तरीका देते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए कि भाई ऐसे ये होगा, ये लॉ बनाओ, ये थ्योरी बनाओ, ये प्रिंसिपल बनाओ। वैसे ही लॉ क्या होता है, देखो कानून मतलब कोई भी कानून नेचर में ऑब्जर्व किया गया एक रेगुलर पैटर्न, यूजली चाहे वर्ड्स में हो या मैथमेटिकल रिलेशंस में एक्सप्रेस किया जा रहा हो, एक कानून जो सबके लिए सेम हो। जैसे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बस अचानक रुकी तो जर्क फील होता है, एग्जाम्पल हो गया। थ्योरी क्या होता है, थ्योरी एक एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेन करता है कि भाई वो पैटर्न्स क्यों आते हैं, उसको थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे कि एटॉमिक थ्योरी, अब एटॉमिक थ्योरी के अंदर एटम्स के अंदर जो सब होगा इस थ्योरी के हेल्प से हर चीज को समझाया जाएगा, उसको हम बोलते हैं थ्योरी। कोई चीज का प्रिंसिपल भाई एक ब्रॉड आइडियाज जो किसी गिवन सिचुएशन में सेंस बनाने में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सीढ़ियां चढ़ने में एनर्जी कंजर्वेशन है भाई, एनर्जी का यूज होता है, वो कहने का मतलब।
तो कॉमन कंफ्यूजन होता है, थ्योरी का मतलब गेस नहीं कर पाते हैं। थ्योरी का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, कोई चीज को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। साइंस में थ्योरी का मतलब कोई गेस या अनटेस्टेड आइडिया नहीं होता है, ये एक एक्सप्लेनेशन है जो केयरफुल टेस्टिंग और क्रिटिकल एग्जामिनेशन पर बेस्ड है। भाई खुद सोचो ना, एक थ्योरी का एग्जाम होता है और एक प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। थ्योरी के एग्जाम में हम कोई बड़े से बड़ी चीज को एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं, और प्रैक्टिकल में उसी जो थ्योरी हमने किया उसके बेसिस पे हम प्रैक्टिकल कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कुछ डिफरेंसेस। प्रेडिक्शन मतलब भविष्य में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम। एक साइंस की एक सबसे रिमार्केबल स्ट्रेंथ है, ये है कि ये प्रेडिक्शन कर सकती है, ये भविष्य बता सकती है भाई। जब लॉज, थ्योरीज और मॉडल्स वेल स्टेबलाइज हो जाते हैं ना, तो वो हमें एंटिसिपेट करने देते हैं या नए डिफरेंट कंडीशन में यार क्या होगा, आगे क्या होने वाला है। सिंपल में समझे तो प्रेडिक्शन सिर्फ गेस से नहीं होती है, ये रीजन एक्सपेक्टेशन से होती है जो एविडेंस और केयरफुल थिंकिंग पर बेस्ड है। साइंस क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकती है? मोशंस के आइडियाज से किक्ड बॉल कितनी दूर जाएगी। अगर हम एक बॉल को हम किक किए तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बॉल कितनी दूर तक जाएगी। केमिकल के रिएक्शन से हम बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा या फिर नहीं होगा। केमिस्ट्री से हम बता सकते हैं कि एक ब्रेड है, बेक्ड ब्रेड है, वो कितनी सॉफ्ट होगी या कितनी वो रफ होगी, खराब होगी। बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से हम बता सकते हैं कि अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो कितना टाइम में हमारा ब्रीथिंग फूलने लगेगा, कैसे चेंज होगा, ये सब हम बायोलॉजिकल प्रिंसिपल से बता सकते हैं। ये कुछ प्रेडिक्टेबल चीजें हैं साइंस के अंदर जो हम भविष्य बता सकते हैं कि भाई ये करने से ना ये हो सकता है। एग्जाम्पल 1.2 प्रेडिक्शंस चेक कैसे करते हैं। देखो यार, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वर्षा ने अपनी फ्रेंड मेघना को कहा आज दोपहर में ना रेन होगा क्योंकि क्लाउड्स डार्क लगते हैं। अरे यार, ये आपने भी कहा ना, ये आपने भी देखा होगा या अपने दोस्तों को बोला होगा, मम्मी को बोला होगा। मेघना को क्या सवाल पूछना चाहिए ताकि ये प्रेडिक्शन साइंटिफिकली टेस्टेबल बने? इसको हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। देखो हम क्वेश्चन क्या पूछेंगे, सिंपल यस नो सवाल यूज नहीं होते वहां। मेघना पूछ सकती है कि यार लास्ट टाइम रेन तो था, स्काई की कंडीशन क्या थी? यार आज ह्यूमिडिटी 80% से ऊपर है, आज का विंड स्पीड और डायरेक्शन क्या है यार? टेम्परेचर लास्ट रेंज की तरह ड्रॉप कर रहा है यार। ये कुछ घुमाने वाला, कुछ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है जिसका आंसर डायरेक्ट यस नो में आज पानी होगा, हाँ या ना। ऐसे नहीं है, घुमा के पूछा गया है ताकि कुछ प्रेडिक्टेबल चीज हम वहां से निकाल सकें। यहाँ से हम लेशन क्या लेते हैं कि मेजरेबल डाटा और पास्ट पैटर्न्स पे बेस्ड सवाल पूछना जरूरी है। सिर्फ क्लाउड्स डार्क लगते हैं से आगे जाना होगा, कुछ आगे जाना होगा यार, पहले ऐसे था, ह्यूमिडिटी, हवा इतना तेज चल रही है, तो मतलब कुछ और थोड़ा थोड़ा हम प्रेडिक्ट किए और दो चार चीज प्रेडिक्ट करने पे उसको हमें एक प्रेडिक्शन दे दिए। वेदर फोरकास्ट कभी कभी गलत क्यों होते हैं, आज हम समझेंगे कि कभी कभी फोन में वेदर गलत क्यों हो जाता है। देखो वेदर डिपेंड करता है बहुत सारे चेंजिंग फैक्टर्स पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, विंड पे डिपेंड करता है। फोरकास्ट मेजरमेंट्स और मॉडल यूज करती है, लेकिन कंडीशंस में बहुत छोटी छोटी सी डिफरेंस भी टाइम के साथ ग्रो होके कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट दे सकती है। क्या होता है ना कि फोरकास्ट मेजरमेंट तो अपने हिसाब से मॉडल को यूज जो करता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर छोटा छोटा कंडीशन जो है, वो छोटा छोटा कंडीशन भी टाइम के साथ ग्रो होने लगता है, जिसके कारण एक्चुअली वो कंप्लीटली जो रिजल्ट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसलिए फोरकास्ट कुछ घंटे या कुछ दिन के लिए रिलायबल होती है, फ्यूचर में जितने आगे देखें उतनी अनसर्टेनिटी होती है। जैसे अगर हम वेदर हमको कल के देखना है, तो आज से अगर हम कल का वेदर देखें तो ये 100% सही होगा, लगभग लगभग 90% ये सही होगा ही होगा। अगर हम आज से कल का वेदर देख रहे हैं, तो अगर हम आज से एक हफ्ता बाद का वेदर देख रहे हैं, तो इसमें अनसर्टेनिटी रहता है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि एक से लेकर एक हफ्ता तक धीरे 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 कुछ छोटी छोटी चेंजेस भी बड़ी हो रही है ना। हमने तो बड़ा मॉडल्स पे फोकस किया, पर कुछ छोटी छोटी चेंजेस जो हो रही है, जैसे हवा अगर नहीं चल रहा था, हवा हवा धीरे 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 बढ़ने लगी, तो उसके कारण वो तो डिपेंड करेगा ना एक हफ्ता बाद, इसलिए ये डिफरेंट हो गया। तो जब प्रेडिक्शंस मैच नहीं करती हैं तब क्या? तो सबसे सक्सेसफुल साइंटिफिक थ्योरीज भी फेल हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कोई थ्योरी आया है तो वो गलती नहीं होता है, तब ना कोई थ्योरी आया है उसको गलत करके दूसरा एक्सपेरिमेंट करके उसको सही थ्योरी को सही कर दिया जाता है। तो जब नए कंडीशंस एक्सप्लोर होती हैं या मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज हो जाती हैं, ये साइंस की वीकनेस नहीं है यार, ये साइंस की ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है कि
उसका जो थ्योरी है ना वो चेंज भी हो सकता है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल चीज है साइंस। जब प्रेडिक्शन ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं करती ना, साइंटिस्ट के ओपिनियन या बिलीव्स के बेसिस पर आइडियाज रिजेक्ट नहीं करते, सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर करते हैं। हम उसके आइडिया पे रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसके एविडेंस, उसका सबूत है ना, उसके पास, मेरे पास विंड इतना था यार, विंड इतना पड़ रहा है, ह्यूमिडिटी इतना था, उसके बेसिस पर हम रिजेक्ट कर सकते हैं। कोई भी साइंटिफिक थ्योरी फाइनल नहीं होती है, कोई भी बियॉन्ड क्वेश्चंस नहीं होती है। यही ओपिनियस साइंस को ट्रस्ट वर्दी बनाती है। थ्रेड ऑफ क्यूरियोसिटी में सोशल मीडिया वायरल क्लेम्स चेक करो यार। एक कॉमन क्लेम, इक्लिप्स के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हार्मफुल हो जाता है। इक्लिप्स में जब चंद्रग्रहण लगता है तो वो उसके टाइम बोला जाता है कि खाना नहीं खाना चाहिए, हार्मफुल हो जाता है। सिंपल साइंटिफिक सवाल पूछो, इक्लिप्स में क्या फिजिकल चेंज होता है? टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली चेंज होता है? अगर खाना शैडो में रखा हो तो खराब होगा क्या? कोई फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इस क्लेम को सपोर्ट करता है? जवाब नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, पर लोगों ने इसको मान लिया है। इक्लिप्स सिर्फ एक प्ले ऑफ शैडोज है, उसमें छाया लग जाता है, कोई चीज हार्मफुल नहीं होता है। ये लोगों ने अपनी मन करन कहानियां बता दी हैं। अब से जब मम्मी बोले ना कि इक्लिप्स के दौरान खाना नहीं खाना चाहिए, तो तुम उन्हें ये जवाब जरूर देना कि कोई फिजिकल, कोई केमिकल या कोई बायोलॉजिकल मैकेनिज्म यहाँ काम कर रहा है, कुछ सपोर्ट कर रहा है, कुछ साइंटिफिक रीजन है इसका। ऐसा कोई बात नहीं है। इक्लिप्स सिर्फ एक प्ले ऑफ शैडोज है, जो कोई हार्मफुल चीज नहीं होता है यार। एस्टिमेशन, अप्रोक्सीमेट रीजनिंग। ग्रेड्स 9 और 10 में तुम ग्रेजुअली थिंकिंग की ऐसी हैबिट्स डेवलप करोगे जो क्लासरूम के बाहर भी बहुत यूजफुल है। एक हेल्पफुल स्ट्रेटजी, सिचुएशन को समझो, क्या स्टडी किया जा रहा है, पहले समझो कि क्या स्टडी किया जा रहा है। दूसरा समझो कि उसमें क्वांटिटीज को आइडेंटिफाई करो, कौन सी ऐसा यूनिट में दिया गया है, और तीसरी रफली एस्टिमेट करो। कोई भी ये मतलब कोई भी अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, उसको बनाने में ये चीज हेल्प करता है। अगर हम सिंपल में समझें तो एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा जरूरी नहीं होता है कोई भी चीज का, स्पेशली रीजनिंग के अर्ली स्टेजेस में। एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हम अंदाजा लगाते हैं कि यार रिजल्ट रीजनेबल है या फिर इम्पॉसिबल है। साइंस केयरफुल रीजनिंग को एक्यूरेट करेक्शन से ज्यादा वैल्यू करती है। साइंस जो होता है ना थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है यार। अगर तुम पूरा एग्जैक्ट पे चले जाओ ना तो इतना नंबर डिफिकल्ट हो जाएगा ना, तुम समझने में तुम्हें मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसमें अंदाजा लेना पड़ता है। एग्जाम्पल 1.3, एक दिन में कितने लीटर्स एयर ब्रेथ करते हो? एस्टिमेट करो, एक दिन में कितना लीटर सांस को ब्रेथ करते हो, एस्टिमेट करो। ये कोई एस्टिमेट कर सकते हैं? एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए हमें। क्या है, अगर तुम एग्जैक्ट आंसर के पीछे भागोगे तो शायद तुम्हें कभी भी एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमें रीजनेबल एस्टिमेट के पास चलना है। सबसे पहला स्टेप, ब्रेथ्स पर मिनट। एक मिनट में हम कितना ब्रेथ करते हैं? रेस्ट में हम अप्रोक्सीमेटली 12 से 15 पर मिनट सांस लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक अंदाजा लेके चल रहे हैं कि भाई 1 मिनट के अंदर हम लगभग 12 से 15 बार ब्रीथिंग करते हैं। दूसरा स्टेप, दिन में कितना करते हैं? 1 मिनट में किए भाई, तो 1 घंटा में होता है, 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना? 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 1 दिन में 24 घंटा होता है। ठीक है? तो 60 गुने 24 बराबर 1440 मिनट्स 1 दिन में होते हैं। तो रफली हम 18,000 से 22,000 ब्रेथ्स करेंगे। मतलब ये 12 से 15 को मल्टीप्लाई कर दिए, 12 से लग गया 15 को मल्टीप्लाई कर दिए लगभग 1440 में, तो लगभग आ गया इतना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20,000 ब्रेथ्स पर डे। ठीक है? स्टेप 3, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रेथ। एक रबर पार्टी बैलून को हम इन्फ्लेट करने में 4 से 5 ब्रेथ लगाते हैं। एक अगर हमको बैलून फुलाना है तो 4 से 5 बार सांस लगता है, तब एक बैलून फूलता है। तो बैलून का वॉल्यूम कितना होता है? 2 लीटर होता है। तो एक बार एक ब्रेथ का 0.5 लीटर। तो यहाँ से हम एक अप्रोक्सीमेट आंसर लिए। फिर 20,000 को क्या किया हम? 0.5 लीटर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10,000 लीटर्स ऑफ एयर पर डे आ गया। तो यहाँ पर हम क्या समझे, ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर ये क्वेश्चन से हम समझे कि हम साइंस को कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हमें बोला गया कि आप कितना सांस लेते हो, कितना ब्रेथ कर रहे हो, तो इसको हम यूज करने के लिए हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लिए आसपास की, और अप्रोक्सीमेट आंसर लिए, लगभग लगभग करके आंसर लिए। ठीक है? तो ये एग्जैक्ट आंसर लेने का जरूरत नहीं है, लगभग लगभग आंसर लेना पड़ता है। क्रॉस चेक करेंगे तो एक बैलून के अंदर 20 सेकंड में ब्लो कर सकते हो, एक बैलून को हम 20 सेकंड के अंदर फुला सकते हैं। ठीक है? 3 बैलून को 1 मिनट में, एक बैलून को 20 सेकंड में, तो 3 बैलून को 1 मिनट में, और 2 लीटर और 1440 मिनट्स तो हम क्रॉस किए तो 46 लीटर्स आ गया। ये 10,000 लीटर्स के रीजनेबल बहुत ही क्लोज है, तो एस्टिमेट सही है हमारा। तो लगभग लगभग हमारा आंसर सही है। एक्टिविटी, एक फैमिली ऑफ 4 को 1 महीने में कितने राइस चाहिए? देखो रफली एस्टिमेट बनाओ
कि एज्यूम करो कि सारी कैलोरी सिर्फ राइस से आती है। एक एडल्ट को 2000 से 5000 कैलोरी पर डे चाहिए। पता करो 100 ग्राम जो राइस पका नहीं है उसमें कितना कैलोरीज प्रोवाइड करता है, और फिर फैमिली के लिए डेली और मंथली रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करो। गोल हमारा एग्जैक्ट नंबर नहीं होना चाहिए, चेक करना है कि आंसर रीजनेबल है कि नहीं है। 100 ग्राम पर मंथ क्लियरली टू लिटिल बहुत ही कम है। पॉज एंड पॉन्डर तुम्हारे लिए सवाल। देखो कोई एक प्रेडिक्शन सोचो जो तुमने या तुम्हारी फैमिली ने हाल ही में किया होगा। क्या वो एविडेंस और रीजनिंग पर बेस्ड थी या सिर्फ गेस थी? साइंटिफिक थिंकिंग, ये आपको होमवर्क है, ये करना होमवर्क। एक क्वेश्चन बताइए, आपको होमवर्क है। साइंस की ब्रांचेस और उनकी यूनिटी। देखो क्लास 10 के बाद ना साइंस ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, अर्थ साइंस में। ये क्लास 10 के बाद डिवाइड हो जाता है 11 क्लास में जाने के बाद। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि नेचुरल वर्ल्ड में कोई बाउंड्रीज नहीं होता है। नेचुरल वर्ल्ड जो है हमारा, उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होता है, हम सब चीज एक ही जगह समझते हैं। पर हम स्पेसिफिकली चीज को समझने के लिए क्लास 10 के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बांट दिए हैं। पर एक्चुअली देखा जाए तो रियल वर्ल्ड में हर चीज एक ही है, सबको एक ही जगह बांटा गया है, बस सबका काम अलग अलग है। ये डिविजन हम इंसानों ने बनाई है सिर्फ नॉलेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये ब्रांचेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स अलग ब्रांचेस को साथ चाहिए। तो वो क्लाइमेट का अगर चेंज हो रहा है, अगर मौसम में कुछ बदलाव आ रहा है, गर्मी आ रहा है, ठंडा आ रहा है, तो यहाँ पे फिजिक्स भी है, यहाँ पे केमिस्ट्री भी है, यहाँ पे बायोलॉजी भी है, और यहाँ पे अर्थ साइंस भी है। सब मिलकर काम करता है। अगर कोई दवाई को हमको बनाना है, कोई मेडिसिन को डेवलप करना है, तो वहाँ पे बायोलॉजी बायोलॉजी भी लगता है, केमिस्ट्री भी लगता है, फिजिक्स से भी इन्वॉल्व होता है। हम ये सोचते हैं ना, हमारे माइंड में जरूर आता है कि यार अगर मुझे डॉक्टर बनना है ना, तो यार फिर बायोलॉजी पढ़ के ही क्यों नहीं हो जाता है? तो भाई साहब, आप जब बीपी का प्रेशर नापेंगे ना, तो इसमें 120 या 80 mmHg जो रहता है, वो केमिस्ट्री का ही पार्ट है ना। तो उसको कौन बनाएगा? उसको बनाने के लिए फिजिक्स का ही मदद लगेगा ना। तो उसको कौन समझाएगा? इसी चीज को समझने के लिए हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अर्थ साइंस, हर चीज को समझना पड़ता है। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज में मल्टीपल डिसिप्लिन के आइडिया चाहिए। साइंस नेचुरली कनेक्ट करती है मैथ्स को, टेक्नोलॉजी को, आर्ट्स को, सोशल साइंस से भी। दुनिया को फुली समझने के लिए ना हमें मल्टीपल लॉज, मल्टीपल वेज चाहिए समझने के लिए, उनको आइडियाज को बनाने के लिए, एक दूसरे को ना और आगे बढ़ाती है। रेडी टू गो बियॉन्ड, मास्क कैसे काम करता है, ये आपका एग्जांपल्स है आपके क्लास 9 के एक्सप्लोरेशन बुक के अंदर, कि मास्क आखिर कैसे काम करता है। कोविड-19 पैंडेमिक में हम सब ने मास्क यूज किए, ठीक है। मास्क को समझने समझने के लिए हमें चाहिए पार्टिकल्स। नहीं देखो, मास्क कैसे बना, वहाँ पे फिजिक्स का भी यूज है, केमिस्ट्री का भी यूज है, और बायोलॉजी का भी यूज है, और मैथमेटिक्स का भी यूज है। फिजिक्स, फिजिक्स कैसे यूज है? देखो, पार्टिकल मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक का अट्रैक्शन में काम है। केमिस्ट्री का पॉलीमर फाइबर्स का प्रॉपर्टीज है। बायोलॉजी में वायरस का साइज, बिहेवियर के अनुसार मास्क को बनाया गया। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कितना हम एयर फ्लो होगा, कितना फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी मॉडल करना है, ये सब के अकॉर्डिंग हुआ। देखो, पॉज एंड पॉन्डर ट्राई करो। ये एक और होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ कि कोई एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट चूज करो, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, या एक प्रॉब्लम जैसे कि स्कूल के पास ट्रैफिक जाम। एक स्केच बनाओ जिसमें देखो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस या मैथमेटिक्स, इन में से कौन सी ब्रांचेस इन्वॉल्व है, और दिखाओ कि कम से कम 2 ब्रांचेस कैसे काम करती है। कोई तुम अपने आसपास का एग्जांपल लो और उसमें बताओ कि कैसे साइंस का 2 से ज़्यादा ब्रांचेस एक एक्सपेरिमेंट में कनेक्ट है, वो तुम्हें समझाना है। खुद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। साइंस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, याद रखना। जैसे हर टेक्स्ट बुक में मेंशन होता है ना, साइंस सिर्फ फैक्ट्स नहीं यार, इक्वेशंस या एक्सपेरिमेंट्स का कलेक्शन नहीं है। ये एक क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और केयरफुल क्वेश्चनिंग से ये ग्रो करती है। जब लोग सवाल पूछते हैं ना, आइडियाज टेस्ट कैसे करते हैं, रिजल्ट शेयर कैसे होते हैं, और मिस्टेक से सीखते हैं, इसको हम साइंस कहते हैं। देखो, साइंस ना बहुत ही प्यारा चीज है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना ढंग से, तो हर चीज समझने में आने लगती है। आपको अभी फील होगा क्लास 9 में ना कि यार बहुत चीज समझ नहीं आ रही है। क्लास 9 के मैथ्स में ही ना आपको समझ आएगा यार बहुत चीज समझ नहीं आ रही है। पर जब वो चीज आपको समझने आने लगेगा ना, आप एक चीज को बार बार पढ़ने लगोगे ना, फिर ना बहुत ही मजा आएगा। साइंस बहुत मजेदार चीज है यार। क्लास 10 के बाद साइंस ना पढ़ो, साइंटिफिक थिंकिंग तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। टेक्नोलॉजी समझने में हेल्प करती है, तुम्हारे आसपास है, कैसे कोई काम करता है आसपास की चीजें। इंफॉर्मेशन क्रिटिकली एवेल्युएट करने में हेल्प करता है यार, उस दुनिया में सेंस बनाने में हेल्प करता है जिसमें तुम रह सकते हो। फाइनल मैसेज तुमको इस चैप्टर का एक कंक्लूजन दूंगा कि ये एक्सप्लोरेशन स्टेज तुम्हें सिर्फ दुनिया के बारे में लर्न करने नहीं बुलाता है यार, बल्कि ये सीखने बुलाता है कि कम हम दुनिया को समझने की कोशिश कैसे करते हैं। ठीक है।
हैप्पी एक्सप्लोरिंग। उम्मीद करते हैं कि आज का इस वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो अपने दोस्तों को तक शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी दोस्त हमारे इस चैनल पे जुड़े, इस चैनल का मज़ा लें। और अगर ये पीडीएफ तुम लोगों को चाहिए ना तो जस्ट तुम लोगों को ना कमेंट करना है, पीडीएफ नोट्स हमें चाहिए। अगर ज़रूरत जिसे होगा वो कमेंट करेगा। और अब अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं मैं चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के लिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, घंटी का बटन को प्रेस कर देना ताकि नए अपडेट्स तुरंत से तुरंत तुम लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।